तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। ये हमारा इकोनॉमिक्स टॉपिक का क्लास नंबर 5 है, जिसके अंतर्गत आज हम लोग मुद्रास्फीति को रोकने के उपाय के बारे में ही कंटिन्यू करेंगे। तो पिछले क्लास में हम लोग जो है मुद्रास्फीति को रोकने के उपाय के बारे में पढ़ रहे थे। आपको पता होना चाहिए कि जो मुद्रास्फीति है यानी कि इन्फ्लेशन को रोकने के जो उपाय है वो टोटल 3 तरह के उपाय हैं। अगर इन उपायों की बात करें तो पहला उपाय हो जाता है आपका मौद्रिक नीतिगत उपाय, दूसरा उपाय है आपका राजकोषीय नीतिगत उपाय, और वहीं अगर तीसरे उपाय की बात करें तो वह है आपका प्रशासनिक उपाय। पिछले क्लास में हम लोग मौद्रिक नीतिगत उपाय देख रहे थे, और मौद्रिक नीतिगत उपाय जो मौद्रिक नीतिगत जो उपाय है जो आरबीआई के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, इसके अंतर्गत हम लोग देखे थे कि आरबीआई जो है वो इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए मौद्रिक नीति के अंतर्गत 2 तरह का उपकरण यानी कि टूल्स का प्रयोग करता है। इन दोनों उपकरण के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। पहला उपकरण था आपका मात्रात्मक उपकरण और दूसरा था आपका गुणात्मक उपकरण। और हम लोग ये भी जाने थे कि मात्रात्मक उपकरण है, इसको भी फिर 2 भागों में बांटा जाता है। एक है आपका अल्पकालिक मात्रात्मक उपकरण और दूसरा है आपका दीर्घकालिक मात्रात्मक उपकरण। वहीं अगर हम तीसरा देखें मौद्रिक नीति के अंतर्गत, तो मात्रात्मक उपकरण के अलावा एक आता है गुणात्मक उपकरण। ठीक है, तो आरबीआई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए मौद्रिक नीति के अंतर्गत सबसे पहले स्टेप 1 उठाता है अल्पकालिक मात्रात्मक उपकरण, इसको कंट्रोल करता है। अगर इससे भी इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं होता है तो सेकेंड स्टेप में जाता है, जिसमें दीर्घकालिक मात्रात्मक जो है टूल्स है इसका यूज करता है। और अगर स्टेप 2 से भी मुद्रास्फीति कंट्रोल नहीं होगा तो फिर हम लोग स्टेप 3 की तरफ जाते हैं, जो कि आपका गुणात्मक उपकरण है। ठीक है ना। और गुणात्मक उपकरण के अंतर्गत हम लोग साख नियंत्रण यानी कि क्रेडिट कंट्रोल को शामिल करते हैं। अगर हम लोग देखें तो पिछले क्लास में अल्पकालिक मात्रात्मक उपकरण के बारे में पढ़े थे हम लोग, जिसके अंतर्गत रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एमएसएफ और बैंक दर, इन सभी के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है ना। तो आज हम लोग जो है वो दीर्घकालिक मात्रात्मक जो उपकरण है, जिसके अंतर्गत CRR, SLR और OMO, इन सभी को शामिल किया जाता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन, इन सभी को दीर्घकालिक मात्रात्मक उपकरण के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो मात्रात्मक उपकरण के 2 भाग, एक है आपका अल्पकालिक मात्रात्मक उपकरण और एक है आपका दीर्घकालिक मात्रात्मक उपकरण। तो पिछले क्लास नंबर 5 में हम लोगों ने अल्पकालिक मात्रात्मक जो उपकरण है इसके बारे में पढ़ लिए थे। आज हम लोग दीर्घकालिक मात्रात्मक उपकरण के बारे में पढ़ते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि जो भी आपका दीर्घकालिक मात्रात्मक उपकरण है, इसके अंतर्गत हम लोग CRR को शामिल करते हैं। और CRR का अर्थ क्या होता है, इसका अगर हम लोग फुल फॉर्म देखें तो कैश रिजर्व रेशियो होता है। तो CRR का अर्थ होता है कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है। अगर इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देखें तो ऐसा बताया जाता है कि अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों को टोटल डिपॉजिट का एक निश्चित प्रतिशत भाग कैश के रूप में रखना होगा, जिसका यूज बैंक जो है वो साख सृजन यानी कि लोन में नहीं कर सकता है। यदि आरबीआई के द्वारा CRR यानी कि कैश रिजर्व रेशियो की दर में वृद्धि की जाती है, तब बैंकों के उधार देने की जो क्षमता होती है उसमें कमी आ जाती है। और वहीं आरबीआई अगर कैश दर में कमी कर देता है तो वहीं बैंकों में जो साख सृजन क्षमता है वो क्या हो जाएगा, आपका उसमें वृद्धि हो जाएगी। तो ये बतलाया जा रहा है। ओवरऑल कहने का अर्थ ये है कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन को जो है डिमांड पुल इन्फ्लेशन और जो आपका कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है, इन दोनों को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई के द्वारा CRR को क्रमशः कभी बढ़ाया जाता है कभी घटाया जाता है। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन को अगर कंट्रोल करना है तो इसके लिए आरबीआई जो है वो CRR को बढ़ा देगा। वहीं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को अगर कंट्रोल करना है तो आरबीआई जो है वो CRR को घटा देता है। सिंपल सी ये बात है। तो CRR इतना आपके बारे में आपको बता दिया गया है। तो अब इसके बारे में केवल हम लोग एक पॉइंट इतना याद रखिएगा कि जितने भी हम लोग देखते हैं ना कि आरबीआई का भी जो है वो कुछ अनुसूचित कमर्शियल बैंक का वो जो है लिस्ट जारी करता है, सूची। तो जो भी अनुसूचित व्यावसायिक बैंक है उनमें जो टोटल डिपॉजिट होता है, अभी हम लोग बात किए थे ना टोटल डिपॉजिट, तो टोटल डिपॉजिट का कहने का अर्थ है कि कुल जमा। और कुल जमा में हम लोग जो है वो 2 तरह का चीज़ शामिल करते हैं। एक आपका है टाइम डिपॉजिट, ठीक है ना, और एक आपका डिमांड डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट को हम लोग फिक्स डिपॉजिट कहते हैं, और डिमांड डिपॉजिट जो है इसको 2 भागों में बांटा जाता है। एक आपका सेविंग अकाउंट और एक आपका करेंट अकाउंट। तो सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट यानी कि डिमांड डिपॉजिट, और आपका टाइम डिपॉजिट यानी कि फिक्स जमा, इन सभी को हम लोग टोटल जमा यानी कि
कुल जमा कहते हैं। टोटल जमा या फिर मतलब कि इसको टोटल डिपॉजिट या फिर कुल जमा कहते हैं। तो ये बताया जा रहा है कि जो अनुसूचित व्यवसायिक बैंक है इसके टोटल जमा का एक निश्चित प्रतिशत जो भाग है, एक कुछ परसेंट बोला जाता है कि इतना परसेंट आपको रखना ही होगा। वो कितना है अभी वर्तमान में CRR हम लोग आगे देखेंगे। तो ये बोला जा रहा है कि अनुसूचित व्यवसायिक बैंकों को टोटल डिपॉजिट का एक निश्चित जो प्रतिशत है वो भाग जो है उसको कैश के रूप में रखना होगा, और उस पैसा जो रखेगा उसको जो बैंक वो साख सृजन में यानी कि लोन देने में उसका यूज नहीं करेगा। ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। और ये भी पता होना चाहिए कि जब RBI जो है CRR का अगर रेट में वृद्धि कर देगा तो बैंकों का लोन देने की क्षमता में कमी आ जाएगा। वहीं CRR दर अगर दर घटा देगा RBI तो आपका साख सृजन क्षमता वो बढ़ जाएगा। सिंपल से यही बात याद रखिएगा, बस CRR में इतना ही याद रखिएगा, इससे ज़्यादा कन्फ्यूजन मत क्रिएट कीजिएगा। इसी में हम लोग जाने कि जो आपका डिमांड पुल इन्फ्लेशन है इसमें CRR को RBI के द्वारा बढ़ा दिया जाता है, जबकि कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए RBI के द्वारा CRR को कम कर दिया जाता है। बस इतना याद कर लीजिएगा, आपका काम बन जाएगा। इसके बाद सेकंड देखिए, CRR के बाद वो आता है आपका SLR। SLR का जो नाम होता है वैधानिक तरलता अनुपात। क्या है? तो वैधानिक तरलता अनुपात, इसको हम लोग स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो भी कहते हैं, है ना, यानी कि वैधानिक तरलता अनुपात। तो वैधानिक तरलता अनुपात ये आपका CLR है। इसमें क्या है बोले, देखिए इसमें क्या बोला गया, देखिए कि जो आपका अनुसूचित व्यवसायिक बैंक है तो अनुसूचित व्यवसायिक बैंकों को अपने कुल जमा का यानी कि टोटल डिपॉजिट का, और टोटल डिपॉजिट में हमेशा दो चीज़ याद रखिएगा, एक है आपका टाइम डिपॉजिट जिसको हम लोग फिक्स डिपॉजिट कहते हैं, और दूसरा है आपका डिमांड डिपॉजिट जिसमें हम लोग करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट दोनों को शामिल करते हैं। तो जो भी आपका अनुसूचित व्यवसायिक बैंक है इसके टोटल जमा यानी कि कुल जमा का एक निश्चित परसेंट जो है वो तो कैश के रूप में रखेंगे तो वो आपका CRR हो गया। लेकिन उसको हम लोग कैश के रूप में ना रख के किसके रूप में रखेंगे, तो गोल्ड के रूप में यानी कि सोना के रूप में, या फिर बहुमूल्य धातु के रूप में रखेंगे, या फिर हम लोग बॉन्ड एंड सिक्योरिटी के रूप में रखेंगे। तो गोल्ड, बहुमूल्य धातु या फिर बॉन्ड एंड सिक्योरिटी, वर्तमान में अभी बॉन्ड एंड सिक्योरिटी ही ज़्यादा चल रहा है, लेकिन तीनों में से कोई किसी भी रूप में आपको रखना पड़ेगा। टोटल डिपॉजिट का जो है यानी कि कुल जमा का एक निश्चित परसेंट जो है वो आपको SLR के रूप में रखना पड़ेगा। यानी कि बैंकों की ये बोला गया कि भैया आपके पास अगर सपोज कीजिए 100 रुपया है तो 100 रुपया में कुछ अमाउंट जो है वो आपको कैश के रूप में रखना पड़ेगा, और 100 रुपया में कुछ अमाउंट जो है वो फिक्स अमाउंट वो आपको या तो गोल्ड के रूप में, बहुमूल्य धातु के रूप में, या फिर बॉन्ड एंड सिक्योरिटी के रूप में आपको रख लीजिए उसको। यही आपका SLR है। SLR को हम लोग बोलते हैं वैधानिक तरलता अनुपात, इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है ना। आगे देखिए RBI जो क्या करता है, देखो RBI SLR में वृद्धि करके डिमांड पुल इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। और पहला बात बताएगा कि जब आपका डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है तो उसमें RBI जो है वो SLR का जो रेट है उसमें वृद्धि कर देता है, तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाता है। वहीं जब SLR में अगर जब कमी कर देते हैं तो उससे आपका कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है। ठीक है ना। तो सेम वही चीज़ है आपका कि जैसे CRR था वैसे SLR है। बस इसमें बोला गया कि जब आपका डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है तो CRR का रेट भी हम लोग क्या करते हैं, उसको भी हम लोग डिमांड पुल में बढ़ा देते हैं, और हम लोग SLR का रेट भी बढ़ा देते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन में। वहीं कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन में CRR का रेट भी घटा देते हैं कंट्रोल करने के लिए, और SLR का भी रेट जो है वो हम लोग घटा देते हैं कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो CRR क्या है, SLR क्या है, आपको समझ में आ गया होगा। एक फैक्ट और भी बताया गया है कि 1991 से पहले बैंकों की कुल जमा का 15% जो है वो CRR के रूप में और 40% SLR के रूप में जमा करना होता था। कहने का अर्थ है 1991 से मतलब 1991 से पहले जो बैंक होते हैं तो बैंकों का जो कुल जमा होता था, टोटल डिपॉजिट जो होता था, उसमें से 15% CRR के रूप में और उसमें से 40% SLR के रूप में जमा कर देना होता था। आप देखो तो 40 और 15 मतलब कि 55% पैसा तो आपका ब्लॉक हो गया है। 55% पैसा जो है आपका CRR के रूप में और SLR के रूप में आपका ब्लॉक हो गया है। तो आप फिर आपको अगर कोई बिजनेस भी करना है, लोन भी देना है, कुछ भी देना है, तो 55% तो पैसा आपका ब्लॉक हो गया, बच्चा 45% ना। तो 45% में ही आपको बिजनेस करना होता था। देन इसमें बैंकों को बहुत ज़्यादा घाटा होता था। फिर बैंकिंग का रिफॉर्म हुआ 2020 में। हम लोग जानते हैं कि बैंकिंग रिफॉर्म हुआ कब हुआ था, 2020 में हुआ था। नहीं सॉरी। फिर बैंकिंग रिफॉर्म 2020 में नहीं हुआ था, पहले हुआ था, ये डेट आप चेक कर लीजिएगा।
तो जब बाद में बैंकिंग रिफॉर्म वगैरह होता है तो फिर इसमें कुछ कुछ है जो है आपका CRR और SLR ये सब का रेट को फिर घटाया जाता है ताकि बैंकों को भी लाभ हो। अगर हम लोग वर्तमान 2020 की बात करें तो 2020 में जो CRR था वो आपका 4% हो गया और SLR जो है वो आपका 15% हो गया। जो CRR 1991 से पहले 15% था वो अब 4% हो गया और जो SLR 1991 से पहले 40% था वो अब घटकर 15% हो गया। कहने का अर्थ है मात्र 15 और 4 19% पैसा, मान लीजिए कि 20% पैसा जो है ब्लॉक है। अब 80% तो आपके पास बच रहा है ना। पहले कहाँ 85% बचता था, अब कहाँ 80% बच रहा है। मतलब पहले 45% और अब 80%, तो मतलब कि दोगुना पैसा जो बच रहा है, तो बैंकों को अब घाटा नहीं हो रहा है। ठीक है ना, ये बताया गया। आगे देखिए 1991 वाला कहानी हम लोग पढ़ लिए हैं, CRR और SLR के बारे में भी पढ़ लिए हैं। फिर बताया जा रहा है कि 1969 ईस्वी में ही प्राथमिक क्षेत्रक सुधार कॉन्सेप्ट के तहत 1969 में ही ना एक सुधार आया था, प्राथमिक क्षेत्रक सुधार। तो प्राथमिक क्षेत्रक सुधार जो कि 1969 में हुआ था, इस सिद्धांत के तहत ऐसे बताया जाता है कि जो बैंक लोन देगा उसका 40% जो है वो प्राइमरी सेक्टर को लोन देगा। तो 1969 में एक एक्ट आया था, एक्ट नहीं बोलिए, एक सुधार आया था, प्राथमिक क्षेत्रक सुधार। और इस एक्ट या फिर इसके द्वारा जो रिफॉर्म हुआ था, इसके द्वारा ये बात कहा गया था कि अगर कोई भी बैंक अगर लोन देगा तो जो भी बैंक लोन देगा उसका कम से कम 40% जो भाग है वो प्राइमरी सेक्टर यानी कि आपका प्राथमिक क्षेत्रक में ही जाना चाहिए, 40% लोन। आगे देखिए, बैंक जो है वो पहले ये बताया गया था कि प्राथमिक क्षेत्र के सुधार में कि जो बैंक होगा वो अपना 40% जो है प्राथमिक क्षेत्र को ही देगा लोन, और उसके बाद 45% तो पैसा ही बच रहा है जिससे वो बिजनेस करेगा, और 45% में पैसा में उसको 40% पैसा जो है प्राइमरी सेक्टर को ही देना पड़ जा रहा है। तो आपका जो सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर तो पीछे छूटेगा कि नहीं छूटेगा। तो इस कारण जो बताया जा रहा है कि जो आपका बैंक है वो जो है वो अपना औद्योगिक क्षेत्र में अपना योगदान नहीं दे पाया। तो बैंक जो है वो औद्योगिक क्षेत्र में अपना योगदान नहीं दे पाया, और बैंक जो है वो अपना औद्योगिक क्षेत्र में अपना योगदान क्यों नहीं दे पाया, इसका कारण जो है वो नोट से हम लोगों को पढ़ना होगा। ठीक है ना, तो इसके बारे में रुकिए ज़रा सा। तो जैसा कि अभी हम लोग जाने थे कि 1991 से पहले बैंक को 15% CRR के रूप में और 40% SLR के रूप में जमा करना होता था, यानी कि 15 और 40 जो है 55% पैसा ब्लॉक हो जाता था। अब उसके बाद बचता था 45% पैसा। अब इसी पैसा से उसको बिजनेस करना होता था, ताकि मतलब कि कहने का अर्थ है बैंक जो है वो साख सीजन में कर सकता था, लोन वगैरह देता था। फिर 1969 में आपका प्राथमिक क्षेत्र सुधार आया था, जिसके तहत जो है इसमें ये कर दिया गया था कि जो भी बैंक लोन देगा उसका 40% जो है वो प्राथमिक क्षेत्र को ही लोन देगा। कहने का अर्थ है द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र को तो लोन नहीं मिलेगा। अब ऐसे में सवाल उठता है कि बैंक जो है वो अपना योगदान सेकेंडरी सेक्टर में और टर्शरी सेक्टर में नहीं दे पाया, और इसके पीछे का कारण क्या था, इसी कारण के बारे में हम लोग अब देखेंगे। तो अभी आपको बताया गया था कि 45% जो पैसा बच रहा है बैंक के पास, इतना ही में ही जो बैंक है वो अपना लाभ भी कमाएगा, और इतना ही में से वो बैंक जो है वो अपना बिजनेस भी करेगा। तो हम लोग बैंकिंग रिफॉर्म फिर इसके कारण किए थे, क्या कि बैंक जो है काम नहीं कर पा रहा था, बैंक घाटे में जा रहा था, इसलिए फिर हम लोग बैंकिंग रिफॉर्म करते हैं। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि 2020 में लॉकडाउन के टाइम में जो है मतलब कि आपका जो SLR और आपका जो CRR है वो अपने मिनिमम पे चला गया था, यानी कि 2020 में लॉकडाउन के टाइम में CRR जो है 4% और SLR जो है 15% हो गया था। इस तरह जो बैंकों का जो है ओनली लगभग 20% पैसा ही अब ब्लॉक हो गया है। देन ऐसे में उसके पास प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो रहा था। ये लॉकडाउन के टाइम का स्थिति बता रहे हैं। उसके बाद हम लोग ये भी जाने थे कि 1969 ईस्वी में ही प्राथमिक सुधार कॉन्सेप्ट आया था, और उसमें ये बताया गया था कि जो भी बैंक लोन देगा उसका 40% जो पैसा है वो प्राथमिक सेक्टर को ही देना होगा। देन उस समय जो है 65% देखो, फिर हम लोग जानते थे कि 1969 में ये वाला कॉन्सेप्ट आ गया था। फिर जो आपका हम लोग ये भी जाने थे 1991 से पहले मात्र 45% जो पैसा बचता था, बाकी 55% पैसा तो ब्लॉक रहता था। तो जो 45% जो पैसा बचता था इसी में से ही जो है वो प्रोवाइड करना होता था, और इसी 45% पैसा में ही हम लोग ये भी जानते थे कि जो लगभग 40%, तो 45% का 40% लगभग जो है मतलब कि आपका 17% होता है ना। तो 45% का अगर 40% देखिएगा तो वो होता है आपका 17%। ये सब कन्फ्यूजन वाला है, वो छोड़िए आप। तो इतना केवल जान लीजिए ना कि
45% में भी जो है लगभग 45% का भी 40%, यानी कि लगभग 45 में से 17% जो है भाग जो है वो चला जाता था प्राथमिक क्षेत्र को। तो कहने का अर्थ है अब आपका 55% उधर और इधर 17% इधर। कहने का अर्थ है 55 और 17 टोटल 72% पैसा। तो 72% पैसा तो आपका ब्लॉक हो गया था। तो बच रहा है कितना परसेंट? तो मात्र 18% बच रहा है ना 100% में से। कैसे बोल रहे हैं इसके ऊपर आप जरा सा भी कन्फ्यूजन मत होइए। कन्फ्यूजन होने वाला बात ही नहीं है। हम क्या बोल रहे हैं वो समझिए जरा सा, कि आपका 1991 से पहले मात्र 45% पैसा बचता था, 55% पैसा तो ब्लॉक हो जाता था। उसके बाद ये जो 45% है, इस 45% का भी 40%, तो 45% का जब आप 40% निकालिएगा ना तो वो आता है 17%। कितना? 17%। तो वही बताया गया था कि 17% पैसा इधर और 55% पैसा उधर, तो 17 और इधर 55 दोनों मिला के आपका 72 हो जाता है। तो 72% पैसा ब्लॉक हो गया, मात्र बचा आपका 18%। तो ये जो आपका 18% पैसा बच रहा है, अब इसी 18% पैसा से ही बैंक जो है वो सेवा क्षेत्र में और औद्योगिक क्षेत्र में लोन दे सकता है। तो दिक्कत होगा कि नहीं होगा भाई? ऐसे में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा था, ठीक है ना, ये हम लोग जाने। इसके बाद देखिए कि जब बैंक के पास पैसा था, जब बैंक के पास पैसा ही नहीं रहेगा तो बैंक जो है वो अपना योगदान दे पाएगा क्या सेकेंडरी में और टर्सरी सेक्टर में? तो नहीं दे पाएगा। तो औद्योगिक क्षेत्र हमारे यहाँ पीछा हो गया था। देन यहाँ पे भारत में औद्योगिकीकरण यानी कि जो आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि पैसा ही नहीं दे रहा था लोन, बैंक के पास पैसा ही नहीं था। देन भारत में औद्योगिकीकरण नहीं हो पाया। हालांकि लोन ओनली कांग्रेस के पहुँचे व्यक्ति ब्रोकर को ही पैरवी पर ही लोन मिलता था उस टाइम। फिर देखो 1991 पहले कांग्रेस की सरकार थी, हम लोग जानते हैं। और जब कांग्रेस की सरकार थी तो जो कांग्रेस के जो है पहुँचे जो व्यक्ति होते हैं ब्रोकर लोग, उन्हीं लोगों को बहुत पैरवी पे ही लोन मिलता था उस टाइम 1991 से पहले। फिर हम लोग ये भी जाने हैं कि अगर जब आपका MSME यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस की बात करते हैं तो MSME का कॉन्सेप्ट आता है। और जब MSME का कॉन्सेप्ट आने के बाद MSME जो है वो इंडिया में डेवलप नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि ज़्यादा इसको मतलब कि प्रायोरिटी नहीं दिया जा रहा था। अभी वर्तमान समय में गवर्नमेंट जो है वो बीजेपी गवर्नमेंट वो MSME सेक्टर पे बहुत ज़्यादा जोर दे रहा है। हम लोग जानते हैं ना कि MSME सेक्टर के लिए बेल आउट पैकेज भी दिया गया था लॉकडाउन के टाइम में। तो ये भी पता होना चाहिए आपको कि हम लोग ये जानते हैं कि कांग्रेस के जब सरकार थी तो उस समय जो है आधा ज़्यादा पैसा तो ब्लॉक किया गया था। तो आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो पाया, आपका सर्विस सेक्टर विकास नहीं कर पाया, ये भी हम लोग जाने। और कांग्रेस के जो पहुँचे व्यक्ति होते थे ब्रोकर लोगों को ही पैरवी पे पैसा मिलता था उस समय 1991 से पहले। फिर हम लोग जाने कि उस समय जो MSME वाला जो आया था कॉन्सेप्ट, ये MSME भारत में सक्सेस नहीं कर पाया क्योंकि कांग्रेस की सरकार MSME सेक्टर को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, उसको प्रायोरिटी में नहीं रखी। इसके बाद अभी वर्तमान समय में गवर्नमेंट में कौन चल रहा है? तो बीजेपी का गवर्नमेंट चल रहा है। तो बीजेपी का सरकार जो है वो MSME सेक्टर पे यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस पे बहुत ज़्यादा जोर दे रही है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा एक पॉइंट और भी याद रखिएगा आप नोट करके कि 1991 से पहले बैंकों का जो अधिकतर पैसा है वो RBI ब्लॉक कर देता था। देन इंडस्ट्री को पैसा नहीं मिलता था और SLR का पैसा बॉन्ड के रूप में रखते हैं, बॉन्ड या सिक्योरिटी के रूप में रखा जाता है, जबकि CRR का पैसा जो है वो कैश के रूप में रखा जाता है। तो SLR का पैसा बॉन्ड के रूप में RBI के पास जा रहा था तथा RBI अपने पास ना रख के उस पैसे को सरकार को दे देता था तथा सरकार जो है वो उसी पैसे का यूज करके बजट में उसका यूज करता था तथा कैसा बजट, और वो ऐसा बजट बनाता था जो कि हर साल घाटे का बजट होता था। बताओ 1991 तक। तो कहने का अर्थ क्या है कि RBI जो है वो बैंकों के ऊपर SLR लगा दे रहा है। CRR का जो पैसा है वो बैंक के पास ही रहेगा, लेकिन SLR का जो पैसा है वो बॉन्ड एंड सिक्योरिटी के रूप में रहता है। तो वो क्या करता है, बैंकों से RBI जो है वो ले लेता है अपने पास। फिर वो RBI जो है वो क्या करता है, उस पैसे को गवर्नमेंट को दे देता है यानी कि सरकार को दे देता है। और सरकार जो है उसी पैसे का यूज जो है वो बजट में करता है। मतलब उसके पास पैसा तो बजट का था ही पहले से, वो पैसा और भी ले रहा है तो उसके पास पैसा बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, सरप्लस हो जा रहा है। तो वो पैसा ले लेता है और उस पैसे को जो है वो बजट में यूज कर रहा है। और फिर भी वो कैसा बजट बनाता है? तो हमेशा घाटे का बजट बनाता है। तो बताइए, घाटे का बजट हर साल बना रहा था वो। तो सोचिए कांग्रेस की सरकार कितना ज़्यादा करप्ट था इस मामले में। तो 1991 तक जो है हर साल आपका घाटे का ही बजट पेश किया जा रहा था। आगे देखिए, एक पॉइंट और भी याद रखिएगा कि वर्तमान अगर हम लोग टारगेट की बात करते हैं तो वर्तमान समय में जो टारगेट है SLR उसको 12% तथा CRR को 3% तक लाना है।
मीन्स मैक्सिमम आप 15% पैसा ही जो ब्लॉक कर सकते हैं। SLR के रूप में 12% और CRR के रूप में 3%, कहने का अर्थ है 15% पैसा ही आप ब्लॉक कर सकते हैं। 2020 में हम लोग जाने थे कि जो आपका CRR है वो 2020 में आपका CRR 4% हुआ था, जबकि SLR 15% हुआ था। कहने का अर्थ है 19% ही पैसा ब्लॉक हुआ था। लेकिन हम लोग का अभी वर्तमान में लक्ष्य क्या है, तो अभी वर्तमान में हम लोग का जो लक्ष्य है वो है कि CRR के रूप में हम लोग जो है 3% पैसा ब्लॉक करेंगे, जबकि SLR के रूप में हम लोग 12%, और ओवरऑल जो है वो 15% ही पैसा हम लोग जो है वो ब्लॉक कर सकेंगे। ब्लॉक करने का ये लक्ष्य रखे हैं। इसके अलावा एक पॉइंट और भी यहाँ पढ़िएगा कि एक आया था आपका NPA। तो NPA इसमें आया था, इसमें बोला गया था कि मीन्स हम लोन लिए तो इंस्टॉलमेंट देंगे, यदि हम लगातार 3 इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाते हैं तो मेरा जो लोन अकाउंट है वो NPA में कन्वर्ट हो जाता है। तो NPA क्या है वो समझिए कि अगर हम लोन लिए हैं कहीं से, बैंक से लिए हैं, तो बैंक को हम इंस्टॉलमेंट देते हैं लगातार। कभी कभी क्या होता है, मेरे पास पैसा नहीं आएगा तो हम जो है वो 3 ठो लगातार जो है इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाते हैं इसको, बैंक को। तो अगर हम लगातार 3 इंस्टॉलमेंट नहीं देंगे तो मेरा जो अकाउंट है ना, वो अकाउंट जो है वो आपका NPA में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में? तो अकाउंट जो है मेरा लोन अकाउंट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो NPA में कन्वर्ट हो जाएगा। आगे देखिए, आप किसी भी तरह का लोन का बात कीजिए, चाहे आप होम लोन की बात कीजिए, कार लोन की बात कीजिए, तो अगर आप 3 लगातार इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाइएगा किसी कारणवश, तो आपका जो अकाउंट है वो NPA में कन्वर्ट हो जाएगा। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। अच्छा, एक पॉइंट और भी याद रखिए आप कि अगर SBI अगर डूब जाता है ना, हमारे देश में SBI जो बैंक है अगर वो डूब गया तो इससे हमारा देश पे बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा जो है SBI के पास ब्लॉक है हम लोग का, ये इसलिए जान लीजिए। एक पॉइंट और भी जान लीजिए कि एक चीज़ बताया जाता है कि SBI जो बैंक है इसका जो NPA है वो आपका 13% है। तो SBI बैंक का जो NPA है वो आपका कितना है, तो 13% है। ये याद रहना रहे, लेकिन इतना याद रखिए कि SBI बैंक डूबेगा तो पूरा देश खतरे में आ जाएगा। एक पॉइंट और याद रखिएगा कि ये बताया जाता है ना कि सरकार बैंकों का निजीकरण कर रही है। हम लोग जानते हैं ना कि प्राइवेटाइजेशन कर रही है, तथा बैंकों से जो भी पैसा आ रहा है उसका यूज़ जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में करेगी गवर्नमेंट, तथा इसी से ही वो रोज़गार सृजित करेगी। तो गवर्नमेंट जो है ना वो अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाह रहा है कि जो आपका बैंकिंग वगैरह है, बैंकिंग सिस्टम को, सभी बैंकों को जो है वो उसका निजीकरण कर दे रहा है, यानी कि प्राइवेटाइजेशन कर रहा है। क्यों कर दे रहा है? क्योंकि जो बैंक से जो भी पैसा आएगा उसका जो यूज़ कितना किस में किया जाएगा, उसका यूज़ जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में किया जाएगा। यानी कि बैंक को निजी कंपनी को बेच देगा, उसका निजीकरण कर देगा, प्राइवेटाइजेशन कर देगा, और बेचने के बाद जो पैसा आएगा उसको इंफ्रास्ट्रक्चर में यहाँ पे खर्च कर देगा, और उस इंफ्रास्ट्रक्चर से गवर्नमेंट जो है वो रोज़गार सृजित करने का प्रयास कर रही है। ठीक है ना, इस वाले पॉइंट को भी याद रखिएगा। NPA क्या होता है वो आपको बता दिया गया है। वर्तमान समय में SLR और CRR का कितना लक्ष्य रखा गया है, मात्र 15% वाला, वो वाला भी आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। इसके अलावा हम लोग ये भी जानते थे कि 1991 से पहले क्या स्थिति था, जब कांग्रेस की सरकार था, जब हम लोग जानते थे कि इतना जो है वो प्राथमिक क्षेत्र को ही बढ़ावा दिया गया, जिस कारण से सेकेंडरी और जो आपका टर्शरी सेक्टर है वो आपका विकास नहीं कर पाया, हमारे भारत में औद्योगिकीकरण नहीं हो पाया। इसके पीछे का भी एक हम लोग जो है बहुत बड़ा रीजन देख चुके हैं। इसके अलावा हम लोग ये भी जाने कि जो है 1991 से पहले जो है 45% पैसा जो है वो आपका SLR और CRR के रूप में ब्लॉक हो जाता था। इसके बाद हम लोग ये भी जाने हैं कि 1969 में जो आपका प्राथमिक क्षेत्र सुधार आया था, इसमें भी बोला गया था कि जो भी बैंक लोन देगा उसका भी 40% जो है वो प्राथमिक सेक्टर को ही दिया जाएगा। तो 45% तो पैसा बच ही रहा था, 55 तो ब्लॉक हो गया, 45% पैसा बच रहा है, उसमें भी 45% का 40%, तो 45% का जब आप 40% निकालोगे ना तो वो होता है 17%। तो 17% इधर और उधर 55% उधर, तो टोटल जो है 72% पैसा आपका ब्लॉक हो गया, बच गया 18%, और मात्र 18% पैसा में ही आपको जो है वो सेवा क्षेत्र को और औद्योगिक क्षेत्रों को लोन देना है। तो कैसे हो पाएगा, दिक्कत होगा ना। तो बैंकिंग रिफॉर्म वगैरह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे देश में, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना। इसके बाद देखिए अब हम लोग देखते हैं, यहाँ तक तो हम लोग पढ़ लिए हैं, और ये भी आपको पता होना चाहिए जो बैंक जो है गवर्नमेंट जो है वो बैंकों का निजीकरण कर रही है, क्यों कर रही है, इसके पीछे का लॉजिक भी हम लोगों को पता होना चाहिए। यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए, यहाँ तक हम लोग समझ चुके हैं। तो CRR और SLR के बारे में हम लोग जान गए हैं। अब हम लोग देखते हैं खुले बाजार की नीति, और जो आपका खुले बाजार की नीति है इसको हम लोग बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो जो आपका ओपन मार्केट ऑपरेशन है इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो पहले ओपन मार्केट ऑपरेशन के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो बताया जा रहा है कि जो गवर्नमेंट जो है वो आपका SLR बढ़ा दिया, बट फिर भी मार्केट में डिमांड जो है, देखो एक चीज़ है,
डिमांड पुल इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई जो है वो एसएलआर और सीआरआर दोनों को बढ़ा देता है, जबकि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो मतलब आरबीआई जो है वो एसएलआर और सीआरआर दोनों को कम कर देता है कॉस्ट पुश में। अब देखो, अभी आपको बताया गया था कि गवर्नमेंट जो है वो इसको 3 माध्यम से करता है। पहला तो आपका अल्पकालिक मात्रात्मक उपाय स्टेप 1, दूसरा है दीर्घकालिक मात्रात्मक उपाय, ये आपका स्टेप 2 है। अगर ये स्टेप भी काम नहीं करता है तो फिर जाता है गवर्नमेंट गुणात्मक उपकरण की ओर जाता है। तो यहाँ तक तो हम लोग जान गए थे। तो अभी आपको बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो एसएलआर को बढ़ा दिया, बट फिर भी मार्केट में डिमांड पुल इन्फ्लेशन बना हुआ है। तो ऐसे में सरकार जो है वो क्या करेगा, फोर्स करेगा आरबीआई को कि वो अपना जो है वो बॉन्ड क्या कर दे, वो ओपन मार्केट में बेच दे। कहने का अर्थ है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, मतलब कि लोगों के पास मांग ज़्यादा हो रहा है, लोगों के पास पैसा इसलिए मांग हो रहा है ना। तो ऐसे में आरबीआई जो गवर्नमेंट है वो सरकार को मतलब आरबीआई को बोलेगा कि तुम अपना बॉन्ड जो है वो ओपन मार्केट में बेच दो, मतलब मार्केट में बेच दो। जब तुम मार्केट में बॉन्ड बेचोगे तो पैसा जो है वो बॉन्ड में लोग लगाएंगे, तो वहाँ से मार्केट से पैसा हम खींच लेंगे। तो ये बताया गया है इसमें कि गवर्नमेंट एसएलआर को जब बढ़ा देता है फिर भी मार्केट में डिमांड जो है वो बना हुआ रहता है। तो ऐसे में सरकार फोर्स करेगा आरबीआई को कि तुम अपना बॉन्ड एंड सिक्योरिटी जो है उसको तुम ओपन मार्केट में बेच दो। तो ये हम लोग जानते हैं। और नॉर्मल स्थिति में आरबीआई अपना जो है बॉन्ड केवल प्राइमरी डीलर्स को, यानी कि जो प्राथमिक जो बैंक है, व्यावसायिक बैंक है, इन्हीं को बेचता है नॉर्मल स्थिति में। बट जब आपका ये मार्केट में डिमांड पुल इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं होता है तो ऐसे में फिर उसको ओएमओ यानी कि ओपन मार्केट ऑपरेशन चलाना पड़ता है। तो फिर हम लोग देखें कि नॉर्मल स्थिति में आरबीआई अपना बॉन्ड केवल और केवल प्राइमरी डीलर्स को ही बेचता है, बट ओएमओ की स्थिति में आरबीआई जो है अपना सब कुछ बॉन्ड एंड सिक्योरिटी जो है वो अपना सब कुछ जो है बेचती है किसको, तो मार्केट में डायरेक्ट बेच देती है। और वो किसको बेच देती है, तो जो भी व्यक्ति खरीदने के लिए इच्छुक हो उसको बेच देती है। इसके अलावा देखिए ओएमओ यानी कि ओपन मार्केट ऑपरेशन में अलग अलग बैंक या फिर विदेशी बैंक भी इसको खरीद सकता है। तो जब आपका ओपन मार्केट ऑपरेशन होगा तो इंडिया के तो बैंक खरीदेंगे, इसके अलावा जो विदेश के भी बैंक है वो भी इसमें इसको खरीद सकते हैं। देन इस तरह मार्केट से जो है पैसा खींच लेता है आरबीआई। आगे देखिए, बॉन्ड बेचकर पैसा खींचता है आरबीआई। कैसे? बॉन्ड बेचकर। तो बॉन्ड बेचता है तो पैसा खींच लेता है, और इसी को ही हम लोग जो है संकुचनवादी खुले बाजार की नीति कहते हैं। तो एक पॉइंट बताया गया था ना कि संकुचनवादी खुले बाजार की नीति को किसे कहते हैं। तो संकुचनवादी कहने का अर्थ है कि मार्केट से पैसा खींचना, तो उसको बोलते हैं संकुचनवादी खुले बाजार की नीति। एक पॉइंट और भी आप जानिए कि यदि आरबीआई को मार्केट में पैसा लाना है तो मीन्स तरलता को बढ़ाना है, तो ऐसे में वो क्या करेगा, वो बॉन्ड खरीदेगा। तो अगर कोई बॉन्ड खरीदेगा तो बॉन्ड मतलब बॉन्ड बेचेगा तो आरबीआई उसको बॉन्ड खरीद लेगा, तो बदले में आरबीआई पैसा देगा उसको। तो कहने का अर्थ है मार्केट में तरलता बढ़ा। वहीं अगर बॉन्ड आरबीआई बेचेगा और यहाँ के लोग खरीदेंगे तो आरबीआई पैसा खींच लिया। इसको बोलेंगे संकुचनवादी और इसको बोलेंगे विस्तारवादी। समझ में आया? आगे देखिए, यदि आरबीआई को मार्केट में पैसा लाना है मीन्स तरलता को बढ़ाना है तो वो क्या करेगा, बॉन्ड खरीदेगा। और यदि रीपर्चेजिंग अलग अलग बैंकों से तो उससे लिक्विडिटी बढ़ेगा, तो ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के लिए बढ़िया होगा। ओके, यही विस्तारवादी नीति भी गिलाएगी। सिंपल है, इतना मत कॉन्सेप्ट में इतना उलझे मत। खाली आपको बताया गया था ना कि संकुचनवादी खुले बाजार की नीति क्या होती है वो याद रखिएगा, और विस्तारवादी खुले बाजार की नीति क्या होती है वो भी आपको पता होना चाहिए। बस इतना कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। तो संकुचनवादी में जो है मार्केट से जो है पैसा खींच लेता है, जबकि विस्तारवादी में मार्केट में आरबीआई पैसा भेजता है कैसे कि अगर वो बॉन्ड को खरीदेगा तो पैसा आएगा है ना, तो वही चीज़ है। अब जो है इसका हम लोग कॉन्सेप्ट देखते हैं। कॉन्सेप्ट ये हम लोग समझ गए, अब इसका हम लोग जो है लैंग्वेज देखते हैं। इसमें बोला गया है कि जो ये आपका जो है क्या बोलते हैं ओएमओ में बताया गया कि जब आरबीआई द्वारा ओपन मार्केट से व्यावसायिक बैंकों को बॉन्ड या सिक्योरिटी बिक्री या फिर पुनर्खरीद किया जाता है तो उसी को हम लोग ओएमओ कहते हैं। क्या बोला गया देखिए, जब आरबीआई के द्वारा खुले बाजार में यानी कि ओपन मार्केट में, और ओपन मार्केट कहने का अर्थ है कि आपका व्यावसायिक बैंकों से खुले बाजार में प्रतिभूति एवं बॉन्ड यानी कि बॉन्ड एंड सिक्योरिटी का खरीद या बिक्री होता है, या फिर उसका पुनर्खरीद करता है या फिर उसको बेच देता है, तो इसी को ही हम लोग जो है खुले बाजार की नीति कहते हैं। और खुले बाजार की नीति जो है वो आपका 2 तरह का होगा। एक तो होगा आपका क्या, तो एक होगा आपका संकुचनवादी खुले बाजार की नीति और एक होगा आपका विस्तारवादी संकुचनवादी की नीति। ठीक है ना। आगे देखिए, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति की स्थिति में आरबीआई संकुचनवादी खुले बाजार की जो है इसकी नीति का प्रयोग करता है।
कि जब आपका मांग प्रेरित होता है यानी कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है तो ऐसे समय में आरबीआई जो है वो संकुचनवादी यानी कि पैसा मार्केट से खींचता है। जब कभी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होता है तो ऐसे समय में आरबीआई जो है वो विस्तारवादी ओएमओ यानी विस्तारवादी जो है खुले बाजार की नीति को अपनाता है, यानी कि मार्केट में पैसा वो भेजता है बॉन्ड खरीद कर। तो ये आपका था ओपन मार्केट ऑपरेशन। यहाँ तक हम लोग समझ गए हैं। अब हम लोग जो है नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं वो है आपका एमएसएफ। और एमएसएफ क्या होता है इसके बारे में समझिए। इसका अर्थ होता है आपका, अगर इसको हम लोग इंग्लिश में बोले इसको बोलते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। तो एमएसएफ इसको बोलते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और हिंदी में बोलते हैं इसको सीमांत स्थायी सुविधा, ठीक है ना। और एमएसएफ की बात करेंगे तो ये क्या है, तो ये आपका इमरजेंसी लोन है। कैसा है, तो इमरजेंसी लोन है। इसको हिंदी में सीमांत स्थायी सुविधा कहते हैं, जबकि इंग्लिश में मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी कहते हैं। आगे देखिए, जो आपका एमएसएफ है इसके बारे में बताया जाता है कि इसमें कोई भी सिक्योरिटी जमा नहीं करना होता है। कि आप ये एक तरह से इमरजेंसी लोन है, लेकिन इसके बदले में आपको कोई किसी भी तरह का सिक्योरिटी जो है वो जमा करना नहीं होता है, ठीक है ना। इसके अलावा देखिए इसमें बताया गया है कि जो आपका एमएसएफ है ये आपका इमरजेंसी लोन है और इसमें आपको किसी भी तरह का सिक्योरिटी जमा नहीं करना होता है। इसमें जो आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो आपका रेपो रेट से ज़्यादा होता है। तो एमएसएफ का जो इसका जो इंटरेस्ट रेट है यानी कि ब्याज दर जो है वो आपका रेपो रेट से बहुत ज़्यादा होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये तो इमरजेंसी लोन है इसलिए ना। तो ये होता है। आगे देखिए, एमएसएफ का अगर संकल्पना की बात करें तो ये आपका आरबीआई के द्वारा इसको लाया गया था 2011 में। और इसके अंतर्गत आरबीआई जो है वो व्यावसायिक बैंक्स को मतलब कुल जमा का 20% और लोन जो है वो 24 घंटे के भीतर प्रोवाइड करवाता है। तो आरबीआई जो एमएसएफ है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, इसके तहत जो है आरबीआई वो जो आपका व्यावसायिक बैंक है, इन व्यावसायिक बैंकों को कुल जमा का यानी कि टोटल जमा उनके पास जितना है उसका जो है 20% जो है वो लोन प्रोवाइड करवाता है 24 घंटे के भीतर में, ठीक है ना। क्या बोला गया इस पॉइंट को एक बार समझ लीजिए आप बढ़िया से कि 20% है या फिर 2% है, इसको आप देख लीजिए। अच्छा, कुल जमा का यहाँ 20% नहीं होगा, सॉरी, यहाँ कुल जमा का 20% नहीं है बल्कि 2%। बोला गया है कि सीमांत स्थायी सुविधा की संकल्पना आरबीआई के द्वारा 2011 में प्रस्तुत किया गया था। इसके अंतर्गत आरबीआई जो है वो व्यावसायिक बैंकों को उनके कुल जमा का 2%, यहाँ 20% नहीं होगा बल्कि उनके कुल जमा का 2% लोन, कुल जमा में हम लोग सेविंग अकाउंट और जो है सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट और हम लोग फिक्स डिपॉजिट इन सभी को शामिल करते हैं। तो कुल जमा का 2% जो है वो 24 घंटे के भीतर प्रदान करता है और इसे आरबीआई का आपातकालीन जो है ऋण सुविधा यानी कि इमरजेंसी लोन भी कहते हैं। और इसके अंतर्गत जो है हम लोग क्या जाने कि व्यावसायिक बैंकों को उसके कुल जमा का 2% भाग जो है 2% लोन 24 घंटे के भीतर उसको मिल जाएगा। इसके अलावा एक पॉइंट और बताया गया इसमें कि आपका है सामान्यता हम लोग देखते हैं। देखो यहाँ बताया जाता है कि ये आपातकालीन लोन भी है। इसमें ये बताया गया है कि जो आपका एमएसएफ की जो दर है इस दर का निर्धारण जो है वो आरबीआई के द्वारा किया जाता है। सामान्यतः लागत जनित मुद्रास्फीति यानी कि आपका जब डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है तो उसमें क्या किया जाता है, उस समय जो आपका मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है इसमें जो है वो कमी लाया जाता है, ठीक है ना। क्या लाया जाता है, कमी लाया जाता है। कब, तो लागत जनित ये मुद्रास्फीति में। जब आपका कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होता है तो आरबीआई एमएसएफ को घटा देता है और जब आपका डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है तब आरबीआई जो है वो एमएसएफ को बढ़ा देता है। ये परसेंट याद रखिएगा। तो लागत जनित मुद्रास्फीति के दौरान एमएसएफ की दर में कमी लाता है आरबीआई। वहीं मांग प्रेरित यानी कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन की स्थिति में आरबीआई के द्वारा एमएसएफ की जो दर है इसको 3% तक बढ़ा दिया जाता है। सामान्यतः अगर हम लोग अगर सामान्यतः देखें तो एमएसएफ की अगर जो दर है वो रेपो रेट से जो है वो 1% अधिक रहता है। तो हम लोग जानते हैं कि इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो आपका रेपो रेट से ज़्यादा होता है। कितना ज़्यादा होता है, तो 1% ज़्यादा होता है, ठीक ना। 1% कितना, तो 1% ज़्यादा होता है। तो बस यहाँ इतना ही याद रखिएगा। यहाँ 20% नहीं होगा बल्कि 2% होगा, ये याद रखिएगा। और इसके अलावा ये भी याद रखिएगा कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन के दौरान इसका जो एमएसएफ को बढ़ा दिया जाता है और वो लगभग 3% तक ही बढ़ाया जाता है। और इसका अगर इंटरेस्ट रेट की बात कीजिएगा तो वो रेपो रेट से जो है वो 1% ज़्यादा रहता है। बस यहाँ तक इसको याद कीजिएगा, ज़्यादा कन्फ्यूजन मत लाइएगा। इसके अलावा हम लोग देखिए बाजार स्थिरीकरण स्कीम। तो बाजार स्थिरीकरण स्कीम क्या है ये देखिए। इसे कम्प्लीटली मौद्रिक नीति का भाग नहीं माना जाता है बट इसका यूज आरबीआई करता भी है।
तो जो आपका बाजार स्थिरीकरण स्कीम है, तो बाजार स्थिरीकरण स्कीम को पूर्णतः मौद्रिक नीति के भाग के अंतर्गत हम लोग इसको नहीं मानते हैं, लेकिन इसका प्रयोग जो है वो आरबीआई के द्वारा किया जाता है। कैसे कैसे किया जाता है वो देखिए, इसमें बताया जा रहा है कि आरबीआई के द्वारा बाजार स्थिरीकरण स्कीम का प्रयोग तब किया जाता है जब अर्थव्यवस्था में एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के उच्च प्रवाह के कारण मांग प्रेरित मुद्रास्फीति की समस्या हो जाती है। कि जब मार्केट में आपका एफडीआई का इन्फ्लो बहुत ज़्यादा होगा और ऐसे में लोगों के पास पैसा आएगा, और जब लोगों के पास पैसा आएगा तो वो लोग डिमांड पुल इन्फ्लेशन यहाँ से क्रिएट होगा। तो ऐसे समय में आरबीआई के द्वारा बाजार स्थिरीकरण स्कीम का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, ये याद रखिएगा। तो इसका यूज़ कब होता है कि जब अर्थव्यवस्था में एफडीआई का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है और इस कारण से डिमांड पुल इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इसको जो है कंट्रोल करने के लिए ये लाता है। और हम लोग ये भी जानते हैं कि जो आपका डिमांड पुल इन्फ्लेशन है वो आपका कंज्यूमर साइड से यानी कि उपभोक्ता से जुड़ा होता है, और उपभोक्ता के आय में किसी भी तरह का अगर वृद्धि होगा तो उससे क्या होता है, आपका उपभोक्ता के मांग में भी वृद्धि होगा और ओवरऑल फिर आपका मुद्रास्फीति में वृद्धि होगा। और मुद्रास्फीति में कैसा मुद्रास्फीति, तो आपका मांग प्रेरित यानी कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन में वृद्धि होता है। यहाँ वाले पॉइंट को भी हम लोग जान गए हैं। इसके बाद देखिए, ऐसी स्थिति में कि जब मुद्रास्फीति में वृद्धि हो जाता है तो ऐसी स्थिति में आरबीआई के द्वारा अर्थव्यवस्था में बाजार स्थिरीकरण बॉन्ड को भेजा जाता है बेच के, ताकि अर्थव्यवस्था में जो व्याप्त अत्यधिक तरलता है उसको संतुलित किया जाए या फिर सोखा जाए। तो यही बताया गया है कि जब आपका डिमांड पुल इन्फ्लेशन वाला स्थिति आता है तो ऐसी स्थिति में आरबीआई के द्वारा अर्थव्यवस्था में यानी कि इकोनॉमी में बाजार स्थिरीकरण बॉन्ड को बेचा जाता है, और इस बॉन्ड को बेचने के बाद इकोनॉमी से जो भी पर्याप्त जो अधिक तरलता है उस तरलता को या तो संतुलित किया जाता है या फिर वो सोख लिया जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ तक हम लोग का जो है वो आपका मात्रात्मक उपाय कंप्लीट हो जाता है। तो आरबीआई के द्वारा मौद्रिक नीति के अंतर्गत आरबीआई के द्वारा जो आपका मात्रात्मक उपाय था स्टेप 1 वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और हम लोग ये भी जाने हैं कि मात्रात्मक उपाय के अंतर्गत दो तरह के उपाय हम लोग देखे हैं, एक आपका अल्पकालिक मात्रात्मक उपाय, एक आपका दीर्घकालिक मात्रात्मक उपाय। और अल्पकालिक मात्रात्मक उपाय के अंतर्गत हम लोग रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एमएसए, बैंक दर, इन सभी के बारे में पढ़े हैं। उसके बाद दीर्घकालिक मात्रात्मक उपाय के अंतर्गत हम लोग सीआरआर, एसएलआर और हम लोग ओएमओ को भी पढ़े हैं, और साथ ही साथ हम लोग बाजार स्थिरीकरण स्कीम को भी हम लोग इसमें में पढ़ लिए हैं। ठीक है ना, ये देखिए अब जो है आपका मात्रात्मक उपाय कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग चलते हैं गुणात्मक उपाय की ओर। तो आरबीआई के द्वारा मौद्रिक नीति के अंतर्गत आरबीआई के द्वारा जो है वो मात्रात्मक उपाय के बाद जो है वो गुणात्मक उपाय का भी यूज किया जाता है। ठीक ना, तो ये हम लोग देख लिए हैं। तो यहाँ तक तो हम लोग समझ गए हैं। अब देखते हैं कि आरबीआई के द्वारा उठाए जा रहे गुणात्मक उपाय किसके लिए, तो मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए। तो इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं वो आता है आपका क्रेडिट राशनिंग। क्रेडिट राशनिंग को क्या कहते हैं, साख राशनिंग, हिंदी में इसको बोलते हैं साख, जो है साख राशनिंग इसको कहते हैं हिंदी में, साख राशनिंग। अब देखिए इसमें बताया जा रहा है कि हम लोग जानते हैं ना कि क्रेडिट राशनिंग के अंतर्गत हम लोग देखते हैं जैसे कि राशन कार्ड है, तो राशन कार्ड में 35 kg 10 kg इससे ज़्यादा जो है वो राशन नहीं मिलेगा। एक पॉइंट यहाँ लगा दिया है कि आपको 10 kg चावल मिलेगा कि 35 किलो मिलेगा कि 40 kg मिलेगा, वो एक लिमिट लगा दिया गया है। तो क्रेडिट राशनिंग के अंतर्गत हम लोग जो है वो साख राशनिंग या फिर साख नियंत्रण के बारे में पढ़ते हैं। कहने का अर्थ क्या है वो देखिए कि मीन्स जो भी कमर्शियल बैंक लोन देते हैं तो उस पर कंडीशन लगता है कि वो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी किस पे कितना % लोन देगा। ये कौन तय करता है, तो ये आरबीआई डिसाइड करता है। तो जो भी कमर्शियल बैंक है यानी कि व्यावसायिक बैंक है वो लोन देता है तो उसके ऊपर कंडीशन लगता है कि भाई आप प्राथमिक सेक्टर को कितना लोन दीजिएगा यानी कि कृषि वाले को, सेकेंडरी सेक्टर यानी कि उद्योग में आप कितना ये लोन दीजिएगा, और टर्सरी यानी कि सेवा जो है क्षेत्र इसमें आप कितना लोन दीजिएगा। तो ये सब कुछ जो है ये डिसाइड किसके द्वारा किया जाता है, तो वो आपका आरबीआई के द्वारा डिसाइड किया जाता है। तो ये सब जो है ये आपका आरबीआई के द्वारा डिसाइड किया जाता है। इसी के बाद हम लोग पढ़े थे, जानते हैं हम लोग कि 1969 ईस्वी में ही प्राइमरी सेक्टर लोन का कॉन्सेप्ट आया था, और इसमें एक कंडीशन लग गया था कि कमर्शियल बैंक जो भी है वो अपने कुल लोन का 40% जो भाग है वो आपका प्राइमरी सेक्टर यानी कि एग्रीकल्चर में ही देंगे। हम लोग ये तो हम लोग जान ही गए थे ना। इसके बाद एक पॉइंट और भी जान लीजिए कि एसबीआई जो बैंक है वो कृषि पे लोन वर्तमान में नहीं देता है, बट आरबीआई को जो है वो झोल झाल करके डॉक्यूमेंट दिखा देता है एसबीआई बैंक भी। तो एसबीआई बैंक अभी कृषि में वो लोन नहीं दे रहा है, लेकिन आरबीआई को झोल झाल करके डॉक्यूमेंट दिखा देता है कि हम कृषि को भी लोन देते हैं। ठीक है ना।
इसके बारे में देखिए आप, जो आपका क्रेडिट राशनिंग है इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि आरबीआई समय समय पर व्यावसायिक बैंकों को साख सृजन हेतु दिशा निर्देश देते रहता है। तो साख सृजन हेतु जो है यानी कि आप कैसे लोन दीजिएगा, किसको लोन दीजिएगा, इसके लिए वो जो है क्या बोलते हैं, मतलब कि दिशा निर्देश ये सब देते रहता है आरबीआई समय समय पर व्यावसायिक बैंकों को। फिर देखिए आरबीआई जो है वो विशेष परिस्थितियों के अनुसार किसी विशेष क्षेत्र में ऋण सुविधा के विस्तार हेतु बैंकों को भी निर्देशित कर सकता है, यानी कि गाइड भी कर सकता है। कभी कभी आरबीआई जो है वो कभी कभी क्या करता है ना कि किसी विशेष परिस्थिति जब आता है तो उस परिस्थिति को सॉल्व करने के लिए किसी विशेष क्षेत्र में ही ऋण सुविधा को विस्तार करने के लिए वो बोलता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं 1967 में जो आया था उसके तहत बोल दिया गया था कि भैया प्राथमिक क्षेत्र को ही लोन दीजिए। तो इसमें बोला जा रहा है कि आरबीआई समय समय पर व्यावसायिक बैंकों को साख सृजन यानी कि क्रेडिट क्रिएशन हेतु दिशा निर्देश देता रहता है, यानी कि गाइडलाइन जारी करते रहता है। आरबीआई आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार भी किसी विशेष क्षेत्र में सुविधा के विस्तार हेतु व्यावसायिक बैंकों को निर्देश करता है। जैसे कि 1967 ईस्वी में आरबीआई के द्वारा व्यावसायिक बैंकों को यह अनिवार्य जो दिशा निर्देश दिया गया था कि वो अपने कुल साख सृजन का लगभग 40% जो है वो ऋण प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को प्रदान करेंगे, यानी कि प्राइमरी सेक्टर को प्रदान करेंगे। फिर हम लोग देखते हैं कि प्राथमिकता यानी कि प्रायोरिटी वाले क्षेत्रों में कृषि, पशुपालन, मत्स्यन, खनन एवं उत्खनन, लघु उद्योग, सूक्ष्म एवं लघु उद्योग, यातायात क्षेत्र, रोजगार सृजन कार्यक्रम, ये सभी उसमें शामिल थे। तो हम लोग जान गए हैं कि आपको जैसे एग्जांपल में 1967 में बोला गया था कि आरबीआई जो है अपना टोटल जो है मतलब कि कुल जमा का जो है वो लगभग 40% जो है वो देना पड़ेगा। तो आरबीआई ने मतलब सभी कमर्शियल बैंक्स को यह निर्देश दिया कि अब वो अपने कुल साख सृजन का 40% जो है वो प्राइमरी सेक्टर को देंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग कृषि, पशुपालन, मत्स्यन, खनन, एमएसएमई, यातायात सेक्टर, रोजगार सृजन इत्यादि कार्यक्रमों में इसको शामिल किया गया था। आगे देखिए इसके बाद बताया गया है, अतः आरबीआई के द्वारा साख सृजन के माध्यम से भी लागत जनित एवं मांग प्रेरित मुद्रास्फीति को कंट्रोल किया जाता है। तो ये भी एक पॉइंट बनता है कि क्रेडिट राशनिंग यानी कि जो है आपका क्रेडिट राशनिंग को इसको बोलते हैं, समझिए एक तरह से साख सृजन। तो साख सृजन के माध्यम से भी आरबीआई जो है वो डिमांड पुल इन्फ्लेशन और आपका जो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है इसको कंट्रोल करने का प्रयास करता है, ठीक ना। तो ये इसमें आ जाता है। तो आरबीआई के द्वारा साख नियंत्रण के माध्यम से भी कॉस्ट पुश और डिमांड पुल इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है। तो ये आपका क्रेडिट राशनिंग हम लोग पढ़ लिए हैं। अब हम लोग सेकेंड नंबर देखते हैं, उसका नाम है सीमांत आवश्यकताओं में परिवर्तन। क्या है सीमांत आवश्यकताओं में परिवर्तन? इसका पहले हम लोग एक्सप्लेनेशन समझते हैं कि आरबीआई सभी व्यावसायिक बैंकों को यह निर्देश प्रदान करता है। आरबीआई जो है वो व्यावसायिक बैंक यानी कमर्शियल बैंक है, इन लोगों को निर्देश प्रदान करता है कि किसी विशेष क्षेत्र या फिर किसी विशेष वस्तु के संदर्भ में लोन की मात्रा को सीमित करें। तो आरबीआई जो है वो कमर्शियल बैंकों को ये गाइडलाइन जारी करता है कि किसी विशेष क्षेत्र में या फिर किसी विशेष सेक्टर है इसके बारे में या फिर किसी विशेष वस्तु है, इन किसी विशेष वस्तु या फिर किसी विशेष क्षेत्र के संदर्भ में वो जो है लोन की मात्रा को सीमित कर दे, यानी कि लिमिट लगा दे उसमें और लिमिट कर दे, अर्थात एक सीमा के ऊपर उस क्षेत्र को जो है ऋण प्रदान ना करे। कहने का बोल दिया गया है भैया, जैसे कि हम एक पाबंदी लगा देगा, लिमिट लगा देगा कि इस लिमिट से ज़्यादा आप इस सेक्टर को लोन नहीं दीजिएगा, नहीं तो पता चला आप सब लोन उसी को दीजिएगा तो बाकी लोन तो गड़बड़ा जाएगा ना भैया। तो यही बात है सीमांत आवश्यकताओं में परिवर्तन। तो यही बोला गया कि आरबीआई सभी व्यावसायिक बैंकों को यह निर्देश प्रदान करता है कि किसी विशेष क्षेत्र या फिर किसी विशेष वस्तु के संदर्भ में लोन की मात्रा को सीमित करे, अर्थात एक निश्चित सीमा से ऊपर उस क्षेत्र को किसी भी तरह का लोन वो प्रदान ना करे। सीमांत आवश्यकता उपाय या फिर तकनीक का जो मुख्य उद्देश्य है, इसका एक ही पर्पस है कि जो है वो जमाखोरी, काला बाजारी यानी ब्लैक मार्केट, इन सभी को कंट्रोल करके मुद्रास्फीति को रोका जा सके। तो जो आपका सीमांत आवश्यकता में परिवर्तन है, इसका एक ही उद्देश्य है कि अगर हम किसी सेक्टर को या फिर किसी वस्तु के ऊपर हम बहुत ज़्यादा लोन दे रहे हैं तो ऐसे में दूसरे वस्तु का तो दिक्कत होगा ही होगा, फिर उस वस्तु का जो डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेगा, तो ऐसे में आपका डिमांड पुल इन्फ्लेशन भी कंट्रोल नहीं हो पाएगा और ऐसे में कभी कभी क्या हो जाएगा कि जमाखोरी और काला बाजारी बहुत ज़्यादा मार्केट में आ जाएगा। तो इन सभी को कंट्रोल करना है ना, तो सीमांत आवश्यकताओं में परिवर्तन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ तक तो हम लोग देख लिए हैं। थर्ड देखिए वो है आपका उपभोक्ता ऋण पर नियंत्रण।
कि जो आपका उपभोक्ता है, कंज्यूमर है, इसके ऋण पे भी कंट्रोल हम लोगों को करना चाहिए, ये भी बताया गया है इसके माध्यम से। तो यहाँ बोला गया है आरबीआई इस उपाय के माध्यम से, तो आरबीआई जो है इस उपाय कौन सा, यानी कि उपभोक्ता ऋण पर नियंत्रण। तो उपभोक्ता ऋण पर नियंत्रण के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं कि आरबीआई इस उपाय के माध्यम से उपभोक्ताओं के ऋण लेने की क्षमता को कंट्रोल करता है। तो उपभोक्ता ऋण पर नियंत्रण, तो आरबीआई ये भी देखता है कि जो भी कंज्यूमर है वो कहीं ऐसा ना हो कि बार बार ऋण लेते रहे, बार बार लोन लेते रहे, हर एक साल लोन ले, तो इसके ऊपर भी वो कंट्रोल लगाता है। तो आरबीआई इस उपाय के माध्यम से उपभोक्ताओं के ऋण लेने की क्षमता को कंट्रोल या फिर नियंत्रित करता है। सामान्यतः लागत जनित मुद्रास्फीति की स्थिति में आरबीआई डाउन पेमेंट की मात्रा को घटा देता है एवं इंस्टॉलमेंट की मात्रा को बढ़ा देता है। क्या बोला गया है कि जब आपका लागत जनित मुद्रास्फीति होता है, यानी कि कोस्ट पुश इन्फ्लेशन होता है, तो ऐसे समय में आरबीआई जो है वो डाउन पेमेंट को कम कर देता है और इंस्टॉलमेंट को बढ़ा देता है। कहने का अर्थ क्या है, देखिए, जितना ज़्यादा आपका डाउन पेमेंट होगा उतना ही कम इंस्टॉलमेंट लगेगा। कहने का अर्थ है, आप इसको समझिए ऐसे एग्जांपल से, आप जो है वो 20,000 रुपये का मोबाइल लिए, 20,000 का मोबाइल लिए, आप वहाँ पे कैश दिए 2,000 रुपया, 18,000 रुपये का आप डाउन पेमेंट मिलाकर इंस्टॉलमेंट कर दिए। 18,000 रुपये है और आप जो है हर महीने 2-2 हज़ार रुपये का डाउन पेमेंट रखे हैं, तो आपको 9 गो इंस्टॉलमेंट लगेगा ना। तो आप 9 बार इंस्टॉलमेंट भरिएगा और हर महीने 2-2 हज़ार रुपया डाउन पेमेंट भरिएगा, तो 9 बार में आपका कंप्लीट हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है ना, कोस्ट पुश इन्फ्लेशन हो जाता है, लागत जनित मुद्रास्फीति हो जाता है, तो ऐसे समय में जो आरबीआई है क्या करेगा, आपका डाउन पेमेंट को कम कर देगा। यानी कि जो आप 2,000 रुपया भरते थे, अब उसको 2,000 रुपये ना भर के आप जो है वो 1,000 रुपये ही भरिएगा। तो डाउन पेमेंट को आपको घटा दिया, और जो है आपका इंस्टॉलमेंट पहले 9 महीने का था, अब इंस्टॉलमेंट आपका 18 महीने का हो जाएगा। सिंपल सी बात है कि जब आपका लागत जनित मुद्रास्फीति होता है तो उस समय आरबीआई जो है वो डाउन पेमेंट की मात्रा को कम कर देता है, घटा देता है, और इंस्टॉलमेंट की जो है नंबर का जो दर है, नंबर इसको इंस्टॉलमेंट का जो है नंबर वो बढ़ा देता है। तो डाउन पेमेंट को कम कर देगा और इंस्टॉलमेंट का जो है नंबर उसको बढ़ा देगा, ठीक ना। और ये बढ़ाने का प्रयास करता भी और कर भी देता है। दूसरी ओर डाउन पेमेंट की मात्रा को बढ़ाकर तथा इंस्टॉलमेंट की मात्रा की संख्या को घटाकर मांग प्रेरित मुद्रास्फीति को भी कंट्रोल किया जाता है। कभी कभी ये भी होता है कि उपभोक्ता ऋण पर नियंत्रण के अंतर्गत हम लोग जानते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि जब मार्केट में डिमांड पूर्ण इन्फ्लेशन हो जाता है, कहने का अर्थ लोगों पर पैसा ज़्यादा है तो डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं, तो ऐसे समय में गवर्नमेंट क्या करता है, आरबीआई को बोलता है कि आरबीआई अब तुम क्या करो, डाउन पेमेंट को बढ़ा दो और इंस्टॉलमेंट जो है वो कम कर दो। अभी जो आपको बताया गया था कि डाउन पेमेंट 2,000 रुपये था, तो इंस्टॉलमेंट आपका जो है 9 बार लग रहा था। आप डाउन पेमेंट को जो है वो मतलब कि समझो कि 4,000 रुपये कर दिया, ठीक है ना, डाउन पेमेंट 4,000 रुपये कर दिया, तो अब आपका इंस्टॉलमेंट जो है वो कम होगा कि नहीं होगा, आपका अब 4 महीना हो जाएगा इंस्टॉलमेंट। तो यही है, कोस्ट पुश इन्फ्लेशन में डाउन पेमेंट को कम करता है, इंस्टॉलमेंट को बढ़ा देता है, जबकि डिमांड पूर्ण इन्फ्लेशन में डाउन पेमेंट को मतलब कि बढ़ा देता है और इंस्टॉलमेंट को कम कर देता है। बस इतना ही याद रखिएगा। और इसको जो है आप एक डाउन पेमेंट बैंक देता है, ना कि मोबाइल कंपनी। तो डाउन पेमेंट वाला अगर बात कीजिएगा तो वो बैंक देता है, मोबाइल कंपनी नहीं, कि डाउन पेमेंट कि आप इतना इतना पेमेंट कीजिए तो आपको ये मिलेगा, ये सब हम लोग नहीं दिखते हैं, इसमें नहीं दिखता है। तो डाउन पेमेंट जो है वो कौन देता है, तो आपका बैंक देता है, ना कि मोबाइल वाला कंपनी। तो उपभोक्ता ऋण पर नियंत्रण कैसे किया जाता है और इसके माध्यम से भी इन्फ्लेशन को कैसे जो है कंट्रोल किया जाता है, वो भी हम लोग जान गए हैं डाउन पेमेंट और इंस्टॉलमेंट के आधार पर। इसके बाद एक और पॉइंट है जो कि आपका है प्रत्यक्ष कार्रवाई उपाय। तो अब हम लोग देखते हैं प्रत्यक्ष कार्रवाई उपाय, इसके बारे में पढ़ते हैं। प्रत्यक्ष कार्रवाई उपाय के बारे में बोला जा रहा है कि यदि व्यावसायिक बैंकों के द्वारा आरबीआई के दिशा निर्देश का पालन नहीं किया जाता है, यानी कि जो व्यावसायिक बैंक है वो आरबीआई का जो गाइडलाइन जारी किया गया है वो उसका अगर वो पालन नहीं करेंगे व्यावसायिक बैंक, तब ऐसी स्थिति में आरबीआई प्रत्यक्ष कार्रवाई उपाय के अंतर्गत बैंकों का लाइसेंस रद्द कर सकता है तथा अधिग्रहण एवं विलय यानी कि मर्ज की प्रक्रिया जो है वो प्रारंभ कर सकता है। तो प्रत्यक्ष कार्रवाई उपाय के अंतर्गत क्या हो सकता है वो देखिए कि जब व्यावसायिक बैंक आरबीआई के द्वारा जारी किए गए गाइडलाइन यानी कि दिशा निर्देश का पालन नहीं करेंगे, तब ऐसी स्थिति में आरबीआई जो है वो प्रत्यक्ष कार्रवाई उपाय के अंतर्गत बैंकों का लाइसेंस रद्द कर देगा, या फिर उसका अधिग्रहण यानी कि उसको प्राइवेटाइजेशन कर देगा, निजीकरण करवा देगा, या फिर उसे किसी और अन्य बैंकों में उसका मर्ज करवा देगा, ये सब कर सकता है, ठीक ना।
आगे देखिए, आरबीआई जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये छोटे छोटे बैंकों को बोलेगा कि आप अपना एनपीए को कम करो। अगर आप अपना एनपीए को कम नहीं करेंगे तो जो है उसको बड़े बैंक में मर्ज करवा देगा। तो आरबीआई बोलेगा छोटे छोटे बैंकों को कि तुम भैया क्या करो, अपना एनपीए को कम करो। एनपीए आपको बताया गया था ना कि अगर कोई व्यक्ति है, अगर आप लोन लिए हैं और लोन लेने के बाद अगर आप 3 बार जो लगातार आप अपना इंस्टॉलमेंट नहीं भर पाते हैं किसी भी कारणवश, तो आपका जो अकाउंट है वो एनपीए में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बताया जा रहा है कि आरबीआई जो है वो छोटे छोटे बैंकों को बोलेगा कि आप अपना एनपीए को क्या करो, कम करो। और अगर वो कम नहीं करेंगे तो बोलेगा भैया आप अगर कम नहीं कीजिएगा तो आपको फिर बड़े बैंक में हम क्या कर देंगे, मर्ज कर देंगे। ठीक है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए। पूरे अगर देश की बात करें तो पूरे देश में 5 बड़े बैंक रखेगा। और पूरे अगर देश की बात करें तो पूरे देश में 5 बड़े बड़े बैंक रखेगा आरबीआई। और फिर है सबको छोटे छोटे जो बैंक है इन सभी को या तो वो बड़े बैंकों में मर्ज कर देगा या फिर उनका निजीकरण करवा देगा, यानी कि प्राइवेटाइजेशन करवा देगा। समझ में आया? तो यहाँ तक हम लोग जो है वो गुणात्मक उपाय को भी कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज के क्लास में हम लोग जो है वो आपका मात्रात्मक उपाय, यानी कि जो हम लोग देख रहे थे कि आरबीआई के द्वारा जो है, मतलब कि आरबीआई के द्वारा जो मौद्रिक नीति के अंतर्गत जो मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए, तो आरबीआई के द्वारा मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए हम लोग जानते हैं कि वो 2 तरह का उपाय लगाता है। एक है आपका मात्रात्मक उपाय और एक है आपका गुणात्मक उपाय। फिर जो आपका मात्रात्मक उपाय है, इस मात्रात्मक उपाय के अंतर्गत 2 तरह का उपाय आता है। एक है आपका अल्पकालिक मात्रात्मक उपाय और एक है आपका दीर्घकालिक मात्रात्मक उपाय। तो पिछले क्लास में हम लोग अल्पकालिक मात्रात्मक उपाय, जिसके अंतर्गत रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एमएसएफ यानी कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और बैंक दर के बारे में पढ़ लिए थे। आज के क्लास में हम लोग जो आपका स्टेप 2 है, यानी कि दीर्घकालिक मात्रात्मक उपाय, जिसके अंतर्गत CRR, SLR और OMO यानी कि ओपन मार्केट ऑपरेशन, इसके बारे में पढ़े। और हम लोग जो 3rd नंबर का स्टेप है गुणात्मक उपकरण, जिसके अंतर्गत हम लोग क्रेडिट कंट्रोल यानी कि साख नियंत्रण के बारे में पढ़े। साख नियंत्रण क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग पढ़े। इसके अलावा हम लोग साख नियंत्रण के अलावा जो है हम लोग सीमांत आवश्यकताओं में परिवर्तन पढ़े और जो है उपभोक्ता ऋण पर नियंत्रण भी पढ़े और फिर आपका प्रत्यक्ष कार्रवाई उपाय भी हम लोग पढ़े। तो ये आपका जो था मौद्रिक नीति के अंतर्गत जो है उपाय आपका कंप्लीट हो जाता है। पहले तो हम लोग इससे पहले हम लोग जाने कि मुद्रास्फीति को रोकने का जो है या फिर कंट्रोल करने के 3 उपाय हैं। पहला है आपका मौद्रिक नीतिगत उपाय, और मौद्रिक नीतिगत जो उपाय है इसको भी 3 भागों में बांटा गया है, मतलब 2 भागों में बांटा गया है। एक आपका मात्रात्मक उपाय और एक है आपका गुणात्मक उपाय। और अब मात्रात्मक उपाय को भी 2 भागों में बांटा गया है, अल्पकालिक मात्रात्मक उपाय और दीर्घकालिक मात्रात्मक उपाय। तो आपका मात्रात्मक उपाय में 2 ठो अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों कंप्लीट हो गया, और उसके बाद गुणात्मक उपकरण भी आपका कंप्लीट हो गया। तो ओवरऑल अगर आप देखिएगा तो मुद्रास्फीति को रोकने के लिए हम लोग जो मौद्रिक नीतिगत उपाय देखते हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग 2 ठो देखे हैं, मात्रात्मक गुणात्मक, वो हम लोग कंप्लीट हो गया है। तो कल की क्लास में हम लोग राजकोषीय नीतिगत उपाय देखेंगे, तो यानी कि मुद्रास्फीति को रोकने का राजकोषीय नीतिगत उपाय देख लेंगे। उसके बाद मुद्रास्फीति को रोकने का जो प्रशासनिक उपाय है इसकी हम लोग चर्चा कर लेंगे। तो इन तीनों को द्वारा जो है मुद्रास्फीति को कैसे कंट्रोल किया जाता है, इन तीनों को पढ़ने के बाद हम लोग जान जाएंगे। ठीक है ना? तो आई होप ये क्लास आपको पसंद आया होगा। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।